हेलो फ्रेंड्स, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम सामाजिक शोध में जो परिकल्पना होती है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये यूजीसी नेट के आपके चैप्टर में है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है परिकल्पना। इसके अलावा जो यूजीसी नेट का फर्स्ट पेपर है उसमें भी परिकल्पना है सिलेबस में, ठीक है। तो अच्छे से जान लीजिए परिकल्पना क्या है। सामाजिक अनुसंधान की इस प्रक्रिया में शोधकर्ता जो है समस्या के बारे में कार्य कारण संबंधों को लेकर एक पूर्वानुमान लगा लेता है, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है, इसका ये समस्या है इसका समाधान ये हो सकता है या फिर इसका कारण ये हो सकता है। फिर वो उस कारण को पता लगाने के लिए उसी दिशा में रिसर्च को शुरू करता है, ठीक है। तो ये जो पूर्व चिंतन होता है किसी भी चीज़ को लेकर, ये पूर्व चिंतन हमको रिसर्च में काफ़ी हेल्प करता है। और जो पुलिस वगैरह होते हैं वो भी इसी को फॉलो करते हैं, ठीक है। मैं उदाहरण पुलिस को इसलिए दे रही हूँ क्योंकि जो रिसर्च होता है वो भी काफ़ी हद तक कोरिलेट होता है, ठीक है। तो जब उनके पास कोई फाइल आती है क्राइम की, तो वो पहले से पूर्वानुमान लगा लेते हैं कि ये जो मर्डर हुआ है इसमें रिश्तेदारों का कोई ना कोई हाथ होगा, ठीक है। तो फिर वो रिश्तेदार के एंगल से सब कुछ देखने लगते हैं। वो अगर फेल होता है, जैसे परिकल्पना भी कभी कभी फेल हो जाती है, तो वो अगर फेल हो जाता है काफ़ी लंबे समय करने के बाद, तो फिर वो देखते हैं कि पति पत्नी का एंगल तो नहीं है झगड़ा का या फिर कोई और, फिर उस दिशा में वो रिसर्च शुरू करते हैं अपना, ठीक है। फिर यदि वो भी फेल हो जाता है तो फिर वो प्रॉपर्टी का मामला देखते हैं कि कहीं कोई दूर का ऐसा व्यक्ति तो नहीं जिसको प्रॉपर्टी मिल सकती है इनके मरने पे या फिर कुछ ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, परिकल्पना बनाने के बाद उसी दिशा में जब हम शोध शुरू करते हैं तो इससे काफ़ी हेल्प हो जाती है, ठीक है। अंधेरे में तीर चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये बिल्कुल सटीक हम अपना कार्य शुरू करते हैं, ठीक है। तो परिकल्पना का मतलब क्या है, परिधन कल्पना, यानी शोध के जो हमारा रिसर्च का टॉपिक है उसके चारों तरफ हम एक परिकल्पना बना लेते हैं, कल्पना करते हैं, ठीक है, कि ऐसा हो सकता है। हो सकता है परिकल्पना गलत भी हो सही भी हो, लेकिन वो बाद में पता चलता है जब हम रिसर्च में थोड़ा आगे निकलते हैं तो, ठीक है। फिर देखिए परिकल्पना की कुछ परिभाषाएं हैं और ये एग्ज़ाम में आती हैं, इसलिए इसको देख लीजिए। गुडेम हार्ट ने कहा है कि परिकल्पना अनुसंधान और सिद्धांत के बीच एक आवश्यक कड़ी है, ठीक है। यानी अनुसंधानकर्ता जो है वो शुरुआत जब करता है तब से लेकर और सिद्धांत का निर्माण होने तक के बीच की जो स्थिति होती है उसमें परिकल्पना का बहुत ही मुख्य रोल होता है, ठीक है। और एक ज्ञान वृद्धि की खोज में सहायक होती है, ये गुडेम हार्ट ने कहा है। लुंडबर्ग ने कहा है कि एक परिकल्पना एक काम चलाऊ सामान्यीकरण है, ठीक है। यानी काम चलाऊ सामान्यीकरण का मतलब क्या है कि हम पहले से ही सामान्यीकृत कर देते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है इसके इसी के कारण ऐसा हुआ हो, ठीक है। तो इसकी सत्यता की परीक्षा भी बाकी है, यानी एक पूर्वानुमान होता है जिसकी सत्यता की परीक्षा हम रिसर्च के दौरान करते हैं। फिर देखिए बोगार्डस ने कहा है कि परिकल्पना एक प्रस्थापना है जिसका परीक्षण किया जाना है, यानी एक ऐसी प्रस्थापना, एक ऐसी चीज़ जिसका परीक्षण किया जाना है, वो क्या है, परिकल्पना है। कालिंजर ने कहा है परिकल्पना दो या दो से अधिक परिवर्तों के पारस्परिक संबंधों के बारे में एक अनुमानात्मक कथन है, ठीक है। यानी हम अनुमान लगाते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ठीक है, वही क्या है, परिकल्पना है। तो ये कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम में कि परिकल्पना क्या है, एक प्रारंभिक कथन, एक अनुमानात्मक कथन है या फिर एक ऐसा कथन जिसकी परीक्षा की जानी है, ठीक है। इस तरह से कई कोटेशन दे देता है तो उसमें आपको कोरिलेट करना होता है, ठीक है। तो याद रखिएगा परिकल्पना क्या है, ये सारी चीज़ें परिकल्पना के बारे में है, अनुमानात्मक भी है, कार्यकारण संबंधों के बारे में भी है और एक क्या है, काल्पनिक प्रस्थापना भी है। इस तरह से देख लीजिएगा। परिकल्पना के स्रोत देखिए कौन कौन से हैं। पहला है संस्कृति, ठीक है। तो संस्कृति जैसी होती है वैसी ही परिकल्पना बनाते हैं, ठीक है। जैसे अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग चीज़ें हैं, कहीं पे हम देखते हैं कि वेश्यावृत्ति को मान्यता मिली हुई है, कहीं पर नहीं मिली हुई है। जहाँ पे मान्यता मिली है तो वहाँ पे हम ऐसी परिकल्पना बनाते हैं कि हाँ यहाँ के लोगों ने ऐसा किया होगा, सोचा होगा, ठीक है, क्योंकि वो पहले से ही उस चीज़ को मान्यता दिए हुए हैं, उनके जीवन जीने का ढंग ही ऐसा है, तो हम परिकल्पना भी उनकी संस्कृति के अनुकूल बनाते हैं, ठीक है। फिर देखिए अगला है वैज्ञानिक सिद्धांत। तो वैज्ञानिक सिद्धांत भी प्रकल्पना के निर्माण में काफ़ी सहायक होते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए वैज्ञानिक सिद्धांत क्या है कि गरीबी की संस्कृति को यदि हम देख लिया जाए तो गरीब लोग ऐसे रहते ही हैं कि वो अगली पीढ़ी में कोई तरक्की ना हो पाए, ये पहले से ही व्यवस्था कर देते हैं, ठीक है। ये जानबूझकर नहीं करते, उनके जीवन जीने का ढंग ही ऐसा है।
तो ये पूरे विश्व में फैला है, ठीक है। ये 5 लोगों पे अध्ययन हुआ था। ऑस्कर लेविस ने 5 लोगों पर केस स्टडी की थी। उसको उन्होंने 5 फैमिलीज नामक बुक में दिया हुआ है। लेकिन फिर वो पूरे वर्ल्ड में ये चीज़ प्रचलित हो गई कि हाँ, सभी जगह पे गरीब लोग ऐसा करते ही हैं, ठीक है। तो ये वैज्ञानिक सिद्धांत बन गया। तो हम जो थियोरी बनाएंगे, हम जो परिकल्पना बनाएंगे, ये बोलेंगे कि उसमें एक अपना एक पॉइंट बढ़ाकर कि हाँ, यहाँ ऐसा होता ही है, हो सकता है। तो इसलिए क्या होगा कि जो हमारे सामने जो मलिन बस्ती है, यहाँ पे भी जो गरीब है वो भी ऐसा करते होंगे, ठीक है। तो ये सोच के हम परिकल्पना बना लेते हैं। तो जो वैज्ञानिक सिद्धांत हैं उनका भी सामान्यीकरण करके हम परिकल्पना बनाते हैं। सादृश्यता भी है। देखिए, सादृश्यता के आधार पर क्या होता है कि जिन जो चीज़ों में यदि समानता हो तो हम क्या करेंगे, एक पे अध्ययन करके दूसरे पर उसको लागू कर देते हैं, ठीक है। तो परिकल्पना भी उसी तरह से बनाते हैं कि हाँ, इसमें ऐसी चीज़ है तो अगले में भी यही चीज़ होगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए मानव और पशु समाज में क्या है, समानता है। तो हम पशुओं पर जब कोई दवा बनाते हैं तो पशुओं पर यूज़ करते हैं। फिर जब वो पशु जो है वो ठीक ठाक उसको झेल लेता है तो ये मान लिया जाता है कि ये मनुष्य पर भी ठीक ठाक काम करेगी, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि जिसमें समानता हो, एक पर हम कार्य करते हैं, दूसरे पर उसको लागू करते हैं। ये भी परिकल्पना के निर्माण का एक प्रमुख स्रोत है। व्यक्तिगत अनुभव देखिए, व्यक्ति के स्वयं की जो सूझबूझ होता है कि वो क्या सोचता है किसी घटना के बारे में, ठीक है। तो उसके लिए जो अनुमान लगाता है वो व्यक्ति, उसके स्वयं के व्यक्तिगत जो अनुभव होता है, जो उसने आज तक के जीवन में देखा है, सुना है, समझा है, उसके आधार पर वो परिकल्पना बना लेता है। रचनात्मक चिंतन, कुछ लोग रचनात्मक कार्य भी करते हैं। वो नई नई चीज़ों को खोजना, देखना, सोचना, समझना, इन सब चीज़ों के आधार पर वो परिकल्पना का निर्माण कर लेते हैं। सूझ देखिए, इसका मतलब है कि व्यक्ति समस्याओं के समाधान में कितना ज़्यादा योगदान दे पाता है, उसकी बुद्धि कैसी है, वो किस तरह से समस्याओं का त्वरित समाधान निकाल सकता है, ठीक है। तो ये जो शार्पनेस होती है बुद्धि की, ये भी परिकल्पना के निर्माण में सहायक होती है। फिर देखिए, उस क्षेत्र में हुए जो अनुसंधान है, जो रिसर्च है, वो भी काफ़ी हेल्प करते हैं, ठीक है, परिकल्पना को बनाने में। जैसे कोई रिसर्च हो चुका है, जैसे मान लीजिए वर्ग संघर्ष का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का, ये हो चुका है, ठीक है। तो जब हमको किसी फैक्ट्री में रिलेशंस का अध्ययन करना होगा, जो मालिक मजदूर संबंध है, तो हम कार्ल मार्क्स की इस थियोरी को अप्लाई करेंगे, ठीक है। अपनी परिकल्पना बनाते समय इसको ध्यान में रखेंगे कि जो मालिक होता है वो शोषण करने के लिए नीतियाँ बनाता है अपने एरिया में, ठीक है, जो उसका एरिया है फैक्ट्री का। तो इसको ध्यान में रखते हुए जो क्षेत्र में जो अनुसंधान हो चुके हैं उसको हम देखेंगे। फिर देखिए, अनुभवी व्यक्तियों से परिचर्चा भी परिकल्पना के निर्माण में काफ़ी हेल्प करता है। जैसे मान लीजिए जो लोग अनुभवी हैं, जो कई रिसर्च कर चुके हैं या फिर उस फील्ड में कार्य कर चुके हैं, ठीक है, हम उनसे जाएंगे, पूछेंगे, कुछ अपनी समस्याएं रखेंगे कि ये चीज़ें हम इसको ऐसे रिसर्च करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या परिकल्पना होनी चाहिए, क्या इसका कारण क्या हो सकता है, तो वो बताएंगे, ठीक है। तो जो अनुभवी व्यक्ति हैं उनसे परिचर्चा करने के पर भी परिकल्पना बनती है। परिकल्पना की विशेषताएं में देखिए, समस्या का पर्याप्त उत्तर। एक अच्छी परिकल्पना क्या होती है, वो पूरा उत्तर प्रस्तुत करती है छोटे में समस्या का, ठीक है, और वो कभी भी गलत नहीं होती, यानी उस दिशा में जो हम रिसर्च शुरू करते हैं तो वो हमेशा सही निकलती है। समस्या का सरलतम उत्तर, परिकल्पना जो होती है वो समस्या का सरलतम उत्तर प्रस्तुत करती है। शॉर्ट में, छोटे में, हम एक लाइन में समस्या का यदि उत्तर कह सकें तो वो क्या होगी, वो परिकल्पना होगी। फिर देखिए, प्रत्ययात्मक दृष्टि से स्पष्ट होता है ये, ठीक है, यानी दूसरे परिकल्पना के माध्यम से भी हम अन्य परिकल्पनाओं को क्या करते हैं, उसको देखते हैं। फिर देखिए, विशिष्ट परिकल्पना जो होती है वो विशिष्ट होती है। हमेशा परिकल्पना को विशेष ढंग से बनाना चाहिए, मतलब यानी सामान्यकृत करके हम नहीं बना सकते कि सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, उस पर्टिकुलर क्षेत्र में ऐसा होता होगा, ठीक है। तो मान लो कोई घटना घटी है तो हम ये नहीं कह सकते यहाँ ये चीज़ सभी जगहों पर होती है। हम उस पर्टिकुलर एरिया को, वहाँ की जलवायु, वहाँ के लोगों का जो कल्चर है, उसके आधार पर हम परिकल्पना बनाएंगे। तो परिकल्पना हमेशा विशिष्ट होनी चाहिए, ठीक है, उसको वर्गीकृत करके बिल्कुल, और उसी समस्या पर फोकस होनी चाहिए। देखिए, प्रमाणित करने योग्य होनी चाहिए परिकल्पना, यानी परिकल्पना को यदि हम परीक्षण की कसौटी पर कसें तो वो सही निकले। यदि गलत निकल रहा है, बार बार गलत निकल रहा है, तो परिकल्पना क्या होगी, गलत होगी। यानी परिकल्पना इतना हम सूझबूझ से सोच समझ के बनाएंगे कि वो हमेशा सही निकलने की संभावना हो, ठीक है, और उसको प्रमाणित किया जा सके। अल्प व्ययी, यानी परिकल्पना ऐसी नहीं बनानी चाहिए कि उसका जो व्यय है बहुत ज़्यादा हो। हम छोटे स्तर पर अल्प व्ययी परिकल्पना बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें कम से कम व्यय में रिसर्च कंप्लीट हो जाए।
सिद्धांत समर्पित यानी परिकल्पना जो होती है वो सिद्धांत पर आधारित होती है, ठीक है। कोई न कोई सिद्धांत है जो उससे जुड़ा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, परिकल्पना कहेंगे। और ये ऐसी जो परिकल्पना होगी जो अवधारणाओं से, सिद्धांतों से जुड़ी होगी, इसके प्रमाणित होने की संभावना ज़्यादा होती है, सही निकलने की संभावना ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम परिकल्पना बनाते समय इसको ध्यान रखेंगे कि वो सिद्धांत से जुड़ी हो। आंकड़े प्राप्त हो सके, ऐसी परिकल्पना बनाएंगे जिसके संबंध में आंकड़े प्राप्त हो सकें और वो चीज़ क्या हो, वो सिद्ध हो सके, ठीक है, प्रमाणित हो सके। अब परिकल्पना के कुछ प्रकार हैं, कौन कौन से प्रकार हैं देख लेते हैं, और ये भी एग्जाम में आता है। पहला है सार्वभौमिक, ठीक है। तो सार्वभौमिक में क्या होता है कि हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा होता ही है, ठीक है। जैसे डोमेस्टिक वायलेंस है, घरेलू हिंसा, इसमें क्या होता है कि महिलाएं चुप रह जाती हैं, ठीक है, वो विरोध नहीं करती। तो हम परिकल्पना बनाते समय बोलेंगे कि ऐसा होता ही है, ठीक है। यानी महिला जो समाज है, सभी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, चाहे वो अमेरिका का समाज हो, चाहे वो इंडिया का समाज हो, चाहे वो किसी अन्य देश का, ठीक है। तो जब हम सार्वभौमिक ढंग से परिकल्पना का निर्माण करते हैं तो वो क्या होगा, वो सार्वभौमिक परिकल्पना कहलाएगी। फिर देखिए अस्तित्वात्मक परिकल्पना, ठीक है। यानी किसी चीज़ का जब अस्तित्व जिस जगह पर है वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, कैसा सोचते हैं, इसके आधार पर हम बनाते हैं। तो देखा जाए तो सार्वभौमिक के विपरीत है ये, ठीक है। तो अस्तित्वात्मक जो है वो परिकल्पना ज़्यादा बनाई जाती है, सार्वभौमिक परिकल्पना बहुत कम बनाई जाती है। फिर देखिए सकारात्मक और नकारात्मक कथन के रूप में यदि हम परिकल्पना को देखें तो वो भी होता है, उसमें सकारात्मक कथन होता है और नकारात्मक कथन। सकारात्मक कथन में हम सोचते हैं कि इस घटना का ये कारण है, ठीक है, तो उसको हम सकारात्मक कथन कहेंगे। और जब हम कहेंगे कि इस घटना का ये कारण नहीं हो सकता तो ये क्या हो गया, नकारात्मक परिकल्पना हो गई, नकारात्मक कथन हो गया, ठीक है। तो परिकल्पना को जब कथन के रूप में हम बोलते हैं तो सकारात्मक और नकारात्मक दोनों होता है। फिर देखिए शून्य या नकारात्मक परिकल्पना सबसे इम्पॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा एग्जाम में आता है, शून्य या नकारात्मक परिकल्पना या फिर नील परिकल्पना, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि दो चरों के बीच में हम जीरो संबंध दिखाते हैं कि हाँ स्त्री और पुरुष की बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता। जब इस तरह के हम परिकल्पना बनाएंगे तो वो क्या होगा, शून्य परिकल्पना हो जाएगी, ठीक है। यानी जब बुद्धि में अंतर ही नहीं है तो हम खोजेंगे क्या, जब उसमें कुछ रहेगा तभी हम खोजेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में के लोग बराबर मेहनत करते हैं, बराबर मेहनती होते हैं। तो इस तरह से जब चीज़ें होती हैं, जब कोई कार्य कारण संबंध नहीं निकलता है तो उसको हम शून्य या निराकरणीय परिकल्पना कहते हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि उनको भी इसका लाभ हो। और जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया है उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।